लालची जेठानी की गोद भराई। सुबह के सिर्फ 7 बज रहे थे कि अचानक शर्मा परिवार में एक शोरगुल सुनाई देता है, जिसे सुनकर सभी अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। अरे भाग्यवान, बावरी हो गई हो क्या? क्यों सवेरे सवेरे थाली बजा रही हो? ससुर जी, सासू माँ का खुशनुमा चेहरा बता रहा है कि कोई खास बात है। आज मुझ बुढ़िया के लिए बहुत बड़ा दिन है। छोटी बहू, तेरी पाँव इस घर के खातिर बहुत शुभ है। तेरे आते ही अपने शादी के 5 बरस बाद तेरी जेठानी के पाँव भारी हुए हैं। दृष्टि को बहू बनकर आए कुछ दिन बीते थे। वैसे तो हर देवरानी जेठानी में खट्टी मीठी नोकझोंक होना लाजमी है, मगर दृष्टि अपनी जेठानी के गर्भ से होने की बात सुनकर बहुत खुश होती है। बहुत बहुत बधाई हो जेठानी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ सूखी सूखी खुशी से काम नहीं चलेगा दृष्टि, तुम मेरे होने वाले बच्चे की चाची हो, इसलिए गोद भराई पर मुझे अच्छा सा भेंट देना। हाँ जेठानी जी, आप हुक्म तो कीजिए, आपकी देवरानी खुशी खुशी आपके लिए अपनी जान भी हाजिर कर देगी। दिन बीतते जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन जूही की सहेली लीना उसे फोन करती है। और कैसी है होने वाली मिसेस मम्मी? बस यार, बोर हो रही थी, इतने में तेरा फोन आ गया। क्यों, तेरे ससुराल वाले तुझे प्रेगनेंसी में स्पेशल फील नहीं कराते क्या? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ओफो, रूपचंद की बेटी होकर तुझे ये भी बताना पड़ेगा। अगर तेरे ससुराल वालों को तेरे प्रेग्नेंट होने की खुशी होती तो वो गोद भराई के बारे में बात करते। तूने आजमा कर देख, कहीं ऐसा ना हो तेरे प्रेग्नेंट होने की बात से वो सभी ऊपरी दिखावा कर रहे हो। अगर तेरा आने वाला बच्चा उनके लिए अहम होगा तो वो तुझे तोहफे देंगे और धूमधाम से गोद भराई करेंगे। और अगर तेरे बच्चे की गोद भराई टालने की तिगड़मबाजी करेंगे तो बस समझ जाना कि तेरे ससुराल वाले ठन ठन गोपाल हैं। लीना की बातों से जूही के मन में लालच बसेरा बना लेता है और वो खुद में फुसफुसाती है। वैसे लीना ने बात तो सही कही है। गोद भराई के बहाने मैं अपने हर उस शौक को पूरा कर सकती हूँ जिसकी मुझे हमेशा से चाह थी। अगली सुबह जब ससुराल के सभी सदस्य नाश्ते की मेज पर बैठे होते हैं, तभी जूही अपने लालच को साधते हुए बोलती है। माँ जी, मेरी प्रेगनेंसी को 5वां महीना चढ़ चुका है। मैंने सोचा है कि मेरी गोद भराई के लिए वो रॉयल बैंक्वेट बुक कर लीजिए। जूही, तुम तो जानती हो उतने महंगे बैंक्वेट को करने के लिए एक बड़ी रकम लगती है, और फिर जब हमारे घर में ही इतनी जगह है तो फिर गोद भराई के लिए उतने पैसे क्यों खर्च करना? राजीव, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतने बिच्चम बिच्चे जगह में मेरी गोद भराई होगी। तुम तो जानते हो कि डैडी का उठना बैठना कितने बड़े लोगों में है। मेरी ही गलती है जो मैं ही खामखा सपने बुन रही थी कि मेरे होने वाले बच्चे की गोद भराई धूमधाम से होगी। जूही के झूठे दुख को देखकर जानकी बोलती है, अरे बड़ी बहू, तू दिल छोटा मत कर, तेरी गोद भराई बैंक्वेट में ही होगी। इस तरह गोद भराई के लिए बैंक्वेट बुक हो जाता है। देखते ही देखते जूही की गर्भावस्था के महीने गुजरते चले जाते हैं और जूही गर्भावस्था के 8वें महीने में कदम रखती है। फिर एक दिन, अरे बड़ी बहू, ये ले तेरी गोद भराई का जोड़ा और ये गहने। ये क्या माँ जी, इतनी फीकी पुरानी ड्रेस मैं मेरी गोद भराई में पहन लूं? ये मुझसे ना होगा। अरे जाने कितने जमाने पुराना है ये जोड़ा। मैंने तो सोचा था कि आप मेरी गोद भराई में मेरे लिए एक महंगा सा लहंगा दिलाएंगी और साथ में 9 लखा हार, मगर इस जोड़े को देखकर तो लग रहा है कि गोद भराई को लेकर मेरे सारे अरमान धारे के धारे रह जाएंगे। मगर जेठानी जी, ये जोड़ा भी तो कितना सुंदर है, और एक दिन की गोद भराई के लिए महंगा लहंगा लेने में बुद्धिमानी नहीं। वही पैसे हम होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए भी बचा सकते हैं। तुम तो अपनी 2 कौड़ी की हिदायत अपने पास ही रखो दृष्टि। जब देखो मेरी खुशियों में खलल डालने की ताक लगाए बैठी रहती हो। मेरी गोद भराई मेरे गरीब ससुराल वालों की बस की बात नहीं। पहले बैंक्वेट बुक करने में किचपिच कर रहे थे और अब ड्रेस दिलाने में। अब मजबूरन मुझे अपनी गोद भराई फंक्शन में ये फीकी पुरानी ड्रेस पहननी पड़ेगी। पूरा परिवार जूही के झूठे रोने पीटने में आकर उसकी दूसरी लालच भी पूरी कर देते हैं। अरे बड़ी बहू, तू चिंता मत कर, तेरे ससुर जी तुझे महंगा लहंगा जरूर दिलाएंगे। ये सुनकर जूही बहुत खुश होती है, मगर अपनी जेठानी के बर्ताव में आए बड़े बदलाव ने उसकी देवरानी के दिल में बड़ी उथल पुथल मचाकर रख दी थी। ये जेठानी जी को हुआ क्या है? उनके मन में अचानक इतने महंगे शौक कब से बसने लगे? इन्हें क्यों नहीं दिख पा रहा कि सासू माँ ससुर जी को पहले ही बैंक्वेट बुक करने का खामियाजा किस कदर काटना पड़ रहा है? ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके साथ साथ गोद भराई को लेकर जेठानी के मन में लालच बढ़ता ही जाता है। वो हर दिन नए नए फरमाइश करती है, जिसे देखकर दृष्टि एक दिन बोलती है, जेठानी जी, आप तो पिछले 5 साल से इस घर की बहू हैं, बावजूद इसके आप हालात को देखकर भी गोद भराई को लेकर इतनी फरमाइश कर रही हैं, जिसे पूरा करने के सभी कितनी परेशानी उठा रहे हैं, जिसका आपको जरा भी अंदाजा नहीं कि जानती हैं आप गोद भराई पर महंगा लहंगा पहन सके
इसलिए ससुर जी ने अपने बुढ़ापे के जीवन बीमा के पैसे आपके ख्वाब को पूरा करने में झोंक दिया और जेठ जी और मेरे पति ने बैंक्वेट बुक करने में घर की बरसों की बचत लगा दी। ये तो हर ससुराल वाले करते हैं। मैं उन्हें इस घर का वारिस देने वाली हूँ, तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? लगता है अपनी जेठानी की गोद भराई में इतना सब होते देखकर तुम्हारा जिया जल रहा है। लालच ने आपको इस कदर अंधा कर दिया है कि आप अपनी गोद भराई की होड़ में ससुराल वालों के परेशान चेहरे को पढ़ नहीं पा रही। देवरानी के लाख समझाने के बाद भी लालची जेठानी पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार गोद भराई का दिन आता है, सभी बैंक्वेट हॉल में पहुंचते हैं। पूरे ससुराल वाले गोद भराई में जूही के मन मुताबिक महंगे तोहफे देते हैं, मगर इतने पर भी जेठानी का लालच रुकने का नाम नहीं लेता। अरे दृष्टि, तुम्हारा ये सोने का हार तो बड़ा चमचमा रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी जेठानी के गले में ज्यादा जचेगा? मुझे गोद भराई की भेंट में यही चाहिए। दृष्टि बिना कुछ कहे अपनी लालची जेठानी की ख्वाहिश को पूरा कर देती है। तभी जूही का पिता रूपचंद अपनी बेटी की झोली में नोटों के बंडल डालकर बोलता है, इतना ठीक है बेटी, या और चाहिए? ये क्या डैडी, मैं कोई लालची भिखारी थोड़ी हूँ जो आप मेरी गोद भराई में नोटों के बंडल डाल रहे हैं। तू लालच में इस कदर अंधी हो गई है जूही कि तुझे ये दिखाई नहीं दे रहा कि तेरी गोद भराई के लाखों के लालच ने तेरे गरीब ससुराल वालों को किस कदर कंगाल कर दिया है। फिर भी वो कर्ज के बोझ में दबकर तेरी खुशी में शरीक है। जरा देख उनके चेहरे को, क्या नजर आता है तुझे? अपने पिता की फटकार से जूही जैसे ही अपने लालच से बाहर आती है तो वो बोलती है, आई एम सॉरी डैडी, मैं अपनी गोद भराई के अरमानों में इतनी मगन हो गई कि लालच से भरकर मैंने अपनी महंगी फरमाइश में ससुराल वालों के दुख को देखा ही नहीं। सासू माँ, ससुर जी, राजी, मुझे माफ कर दो। दृष्टि ने मुझे बार बार सच दिखाया, मगर मैंने ही सच से मुंह मोड़ लिया। कोई बात नहीं जेठानी जी, जो हुआ उसे भुला दीजिए। हाँ बहू, हमारे लिए बहुत है कि तेरे अंदर से लालच दूर हो गया। इस तरह आखिर में जूही के अंदर सवार लालच खत्म हो जाता है और वह अपने ससुराल वालों के साथ कम में भी खुश रहना सीख लेती है। अनाथ बहनों का जादुई नदी सैंडल पेड़। जबलपुर गांव में रहने वाले गरीब दामोदर की 2 बेटियां थीं। 14 साल की शुभी और 16 साल की सपना। दामोदर एक मोची था जो गांव के बाजार में बैठकर जूते चप्पल सीने का काम करता था। रोज की तरह आज भी वह जूते चप्पल सिलने के बाद कहता है, शाम ढल गई, इतनी देर हो गई, बाजार भी उठने लगा है। लगता है आज सिले हुए सैंडल को घर ही ले जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर दामोदर सैंडल और बाकी के सामान को थैले में कसकर घर चला आता है। पिताजी, आप आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अरे सपना बेटी, जरा ये सैंडल संभाल कर रख देना। सैंडल को देखकर दोनों बहनों की आंखें चमक उठती हैं और शुभी बोलती है, अरे वाह पिताजी, ये सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। क्या आप ये सैंडल मेरे लिए लाए हैं? अरे नहीं, ये सैंडल मेरे पैर के साइज का है। जरूर पिताजी, ये मेरे लिए लाए हैं। अपनी दोनों बेटियों की आंखों में बसे सैंडल पहनने के शौक को देखकर दामोदर बोलता है, अरे बेटी, ये सैंडल एक ग्राहक का है जो कि कल मुझे उसे लौटाना है। ये सुनकर दोनों बहनों के चेहरे पर छाई खुशी फीकी पड़ जाती है और शुभी कहती है, पिताजी, आप तो जानते हैं कि मुझे और दीदी को सैंडल पहनने का शौक है। अब तो हमारी चप्पल भी टूट गई है। कोई बात नहीं बिटिया, अपनी टूटी हुई चप्पल मुझे दे दे, मैं झट से उसे जोड़ दूंगा। पिताजी, आप हमारे चप्पल को कई बार सिल चुके हैं, मगर अब वह सीने लायक भी नहीं बची, क्योंकि हमारे चप्पल के चिथड़े हो चुके हैं। हमारी सभी सहेलियों के पास सैंडल है, बस एक हम दोनों बहनों को छोड़कर। बेटी, उनके पिता पेशेवर व्यापारी होंगे और मैं ठहरा गरीब मोची। दिन भर सर्दी में ठिठुर कर लोगों के चप्पल, जूते, सैंडल सीकर मुश्किल से 100 रुपए कमाता हूँ, जो खाने खिलाने में ही खर्च हो जाते हैं। ऐसे में मैं तुम्हें 500,000 रुपए का सैंडल कहाँ से दिलाऊं? अपने पिता की गरीबी को देखकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं और दामोदर हर दिन जी तोड़ मेहनत करता। बावजूद इसके वह अपनी बेटी को सैंडल नहीं दिला पाता और बहुत जल्दी वह बीमारी के चपेट में आकर गरीबी में अपनी जान गंवा बैठता है और दोनों बहनें बेसहारा अनाथ होकर भूख से छछनती हुई दर दर भटकती हैं। टिल्लू, मेरी दीदी बहुत भूखी हैं, तुम तो हमारी पक्की सहेली हो, हमें कुछ खाने को दे दो। मैंने तुम भिखारिन बहनों का ठेका नहीं लिया। अगर माँ को पता चला कि मैंने तुम अनाथ बहनों को खाना खिलाया तो मेरी शामत ही नहीं। चलो भागो यहाँ से, भिखारिन कहीं की। दोनों अनाथ बहनें भूख से बिलबिलाती हुई सभी के चौखट पर खड़ी होकर खाना मांगती हैं, मगर लोग उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर देते हैं। खाने की खोज में चलते चलते दोनों बहनें रास्ता भटककर एक नदी के पास आ जाती हैं, जहां नदी के बीचों बीच एक जादुई पेड़ तने खड़ा था और उस पर कई सारे सुंदर सुंदर सैंडल चमचमा रहे थे, जिसे देखकर दोनों अनाथ बहनों का मुंह खुला रह जाता है। दीदी,
हम कहाँ हैं और ये कौन सी जगह है? पता नहीं शुभी, मैंने इस नदी को पहली बार देखा है। चलो उस सैंडल के पेड़ के पास चलते हैं। मगर ये नदी तो बड़ी गहरी है और वह पेड़ बिल्कुल बीच में है, हम कैसे जाएंगे? शुभी ऐसा बोल ही रही थी कि जादुई नदी किनारे एक नाव प्रकट होती है जिसमें बैठकर अनाथ बहनें उस सैंडल के पेड़ के पास आती हैं। आओ आओ शुभी, सपना, मैं जादुई सैंडल का पेड़ तुम्हारा स्वागत करता हूँ। क्या हुआ, अपना नाम सुनकर चौंक गई? तुम्हें सैंडल पहनने का शौक है ना? देखो इस पेड़ पर कितने सारे सैंडल हैं। ये सब तुम तोड़कर ले जाओ। इसे बेचकर तुम दोनों बहनें अच्छी जिंदगी जी सकोगी। मगर ये सैंडल तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। जब भी तुम्हारे सैंडल खत्म हो जाएं, तो इस जादुई नदी में बसे सैंडल के पेड़ के पास आ जाना। दोनों बहनें उस पेड़ पर लटके सभी सैंडल को तोड़कर बाजार में बेचने लगती हैं। आओ आओ बहनों, आ गया है बाजार में सुंदर सुंदर सैंडल्स का बम्पर धमाका। आओ और ले जाओ सुंदर सुंदर सैंडल सिर्फ 100 रुपए की सेल में। दोनों बहनों की बुलाहट सुनकर बाजार में खड़ी लड़कियां ललचाई हुई वहां आकर सैंडल लेने लगती हैं। नेहा, ये सभी सैंडल्स तो बहुत ही नायाब और महंगे लग रहे हैं और इनकी डिजाइन भी एकदम अनूठी है। फिर ये सैंडल्स इतने सस्ते में क्यों बेच रही है? अरे तू आम खाना गुठलियां क्यों गिन रही है? देखते ही देखते दोनों बहनों के सारे सैंडल्स बिक जाते हैं, जिसके बदले में उन्हें बड़ी कमाई होती है और वह घर चली जाती हैं। दीदी, हमारे सारे सैंडल की चमक के कारण वो तो चुटकियों में बिक गए। हमें और सैंडल चाहिए होंगे। शुभी, कल भोर हम बहनों को उस जादुई नदी पर जाना पड़ेगा ताकि हम उस पेड़ से सैंडल ला सकें। सुबह के सूरज की बेला छटते ही दोनों बहनें जादुई नदी के लिए निकल पड़ती हैं। ए जादुई नदी की नाव जल्दी से प्रकट हो। एकाएक नदी के ठहरे हुए पानी में नाव प्रकट होती है, जिसमें बैठकर दोनों बहनें सैंडल के पेड़ के पास पहुंचती हैं। आओ सपना और शुभी, जादुई सैंडल का पेड़ फिर से तुम बहनों का स्वागत करता है। क्या हम सैंडल्स तोड़ लें? बेझिझक तोड़ लो। इसी के साथ वह पेड़ नीचे की ओर झुक जाता है और दोनों बहन झटपट से चमकते हुए सैंडल्स को डालियों से तोड़कर उन्हें बड़े से थैली में भरकर बाजार की ओर बढ़ जाती हैं, जहां सैंडल खरीदने के लिए पहले से ही लड़कियों की लंबी कतार लगी होती है। शुभी, हमें जल्दी से इन सैंडल्स को लगाना होगा। देखो ग्राहक सैंडल खरीदने के लिए खड़े हैं। हाँ दीदी, मैं कर रही हूँ। कुछ देर बाद, आओ आओ ग्राहकों, आ गया है बाजार में सस्ते और सुंदर सैंडल का बम्पर धमाका 100 रुपए के सस्ते सेल पर, जहां अमीर और गरीब दोनों ही सैंडल पहनने के शौक को पूरा कर सकते हैं। अरे वाह, तुम्हारे सैंडल तो बड़े ही सुंदर हैं। क्या ये तुमने खुद बनाया है? ऐसा ही समझ लो। मुझे ये ब्राइडल सैंडल चाहिए और ये वाली हाई हील्स भी। सैंडल की सुंदरता को देखकर सभी लड़कियां ललचाकर कई सारी सैंडल्स खरीदती हैं। दिन बीतते जा रहे थे, जिसके साथ उनकी सैंडल की बिक्री बढ़ती जा रही थी। दोनों बहनों का बिखरा हुआ जीवन पटरी पर आ गया था। अब उन्होंने अपने टूटे फूटे घर को तुड़वाकर बड़ा ही आलीशान घर बनवाया और एक बार फिर जादुई नदी के बीच बसे सैंडल के पेड़ के पास आ पहुंचती हैं। तभी पेड़ उन्हें देखकर झूमते हुए गाता है। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आइए, आपका इंतजार था। आओ आओ शुभी और सपना, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मगर वो क्यों? क्योंकि ये तुम ही तो दोनों बहनें इन सैंडल के बोझ से मेरी गर्दन, मतलब कि मेरे तने को टूटने से बचा लेती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर दोनों बहनें हंस पड़ती हैं। अरे वाह जादुई सैंडल के पेड़, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम भी मजाक करते हो। क्या तुम्हें पता नहीं, पेड़ों में भी जीवन बसता है। अब जल्दी से ये सारे सैंडल तोड़कर मुझे हल्का कर दो। दोनों बहनें जादुई पेड़ पर टंगे रंग बिरंगे चमचमाते सैंडल को तोड़कर थैले में भर लेती हैं और बोलती हैं, शुक्रिया जादुई सैंडल, अगर तुम नहीं होते तो आज हम बहनों का जीवन छिन्न भिन्न हो गया होता, क्योंकि तुमसे मिले सैंडल को बेचकर ही हम बहनों का जीवन संवर सका है। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? वैसे मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। मगर क्या? अचानक पेड़ एक चमकीली रोशनी से भर जाता है और पेड़ अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें सैंडल्स देता है। वो सैंडल सोने का जड़ा होता है और उसकी चमक नदी के चारों ओर इठलाने लगती है। तभी पेड़ कहता है, ये लो, ये जादुई सोने का सैंडल तुम्हारे लिए।
क्योंकि अब मेरे जीवन के 100 साल पूरे हो गए, इसलिए मुझ सैंडल के पेड़ को इस जादुई नदी में समाना होगा। मगर जब भी तुम इस जादुई सैंडल से जितने भी सैंडल मांगोगी, ये तुम्हें देगा। अब तुम्हें जाना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये नदी गायब होने वाली है। दोनों बहनें जल्दी से नाव में बैठकर सभी सैंडल्स को लेकर किनारे पर आ जाती हैं, जिसके बाद जादुई नदी सैंडल के पेड़ के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मगर जाते जाते दोनों अनाथ बहनों का जीवन आबाद कर जाती है। लहंगा चुराने वाली बहू। शिवन्या की अभी अभी शादी हुई थी। उसे लाल जोड़ा बहुत पसंद था। वो शादी के बाद भी हर दम लाल जोड़ा पहनकर तैयार होया करती थी। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, ये क्या, आज तूने फिर से लाल जोड़ा पहन लिया? ये क्या, तू रोज रोज अपना लाल जोड़ा पहनकर तैयार हो जाती है? माँ जी, मुझे लाल जोड़ा बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे पहनकर अपने आप को देखती रहती हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे अपना चेहरा अपनी माँ की तरह लगता है। जब मैं तैयार होती हूँ तो मुझ में मेरी माँ की झलक दिखाई देती है। अरे वो तो शुक्र मना कि तेरी माँ इस दुनिया में नहीं, भगवान को प्यारी हो गई है, नहीं तो तू अपनी माँ की चमची बनी रहती। सुलेखा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद भी शिवन्या को अपनी सास की कही बात का कोई बुरा नहीं लगता और वो अपना लाल जोड़ा पहनकर अपने आप को शीशे में देखती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुलेखा शिवन्या से कहती है, आज हम लोग मेरी सहेली के घर जा रहे हैं, इसलिए थोड़े अच्छे से कपड़े पहन लेना। अच्छा माँ जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना लाल जोड़ा पहन लेती हूँ, मैं उसमें बहुत प्यारी लगती हूँ। हाँ बहू, तूने सही कहा, लाल जोड़ा पहनकर तू लाल घोड़ी बन जा। शिवन्या अपनी सास सुलेखा की बातें सुनने के बाद हंसने लगती है। अरे माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप मुझे लाल घोड़ी कहकर बुलाओगी तो लोग क्या सोचेंगे? अरे बहू, पहले तो तू ये सोच कि लोग तुझे इस प्रकार लाल जोड़ा रोज रोज पहनते हुए देखेंगे तो क्या सोचते होंगे। सुलेखा के कई बार समझाने के बाद शिवन्या नॉर्मल कपड़े पहनकर सुलेखा की सहेली के घर पहुंच जाती है। सुलेखा की सहेली विनीता सुलेखा से कहती है, अरे सुलेखा बहन, ये देख तो जरा, मैंने अपनी बिटिया अरुणा के लिए शादी का जोड़ा खरीदा है। ये लाल जोड़ा तुझे कैसा लग रहा है? अरे बहुत खूबसूरत है, इतना प्यारा लहंगा तो मैंने कभी नहीं देखा, काफी महंगा होगा। और ये महंगा तो है ही, पूरे 50,000 रुपए का है। हाँ हाँ, सही कहा तूने, इसकी कीमत तो दिख ही रही है। सुलेखा और विनीता दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी शिवन्या लाल जोड़े को हाथों में पकड़कर बहुत खुश होती है और उसे अपने ऊपर लगाकर देखती है। अरे वाह, कितना सुंदर और प्यारा लाल जोड़ा है। इतना प्यारा लहंगा और इतनी प्यारी चोली मैंने कभी नहीं देखी। क्या सुंदर लग रहा है। अरे मेरे ऊपर तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। शिवन्या का ये बर्ताव देखकर विनीता को थोड़ा अजीब लगता है। तभी सुलेखा कहती है, हे भगवान बहू, तू ये क्या कर रही है? ये किसी और का लाल जोड़ा है, किसी और का लहंगा है, चुपचाप इसे यहीं रख दे। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर शिवन्या आराम से लहंगे को रख देती है और चुपचाप बैठ जाती है। कुछ ही दिनों में शिवन्या अपनी सास सुलेखा के साथ उसी लड़की की शादी में आती है, जिसके बाद शिवन्या दुल्हन के कमरे के अंदर उसका लाल लहंगा रखा हुआ देखती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत है ये लाल लहंगा। शिवन्या को लहंगा इतना पसंद आ जाता है कि वो चोरी छुपे खिड़की से उस लहंगे को चुराकर अपने घर रख लेती है और वापस शादी में आ जाती है। शादी में आने के बाद अचानक से विनीता की बेटी अरुणा जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या, मेरा लहंगा कहीं दिख नहीं रहा। अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? मेरा लहंगा कहाँ गया? अरुणा अपनी माँ विनीता के साथ मिलकर यहाँ से वहाँ लहंगा ढूंढती है, लेकिन उसे लहंगा कहीं नजर नहीं आता। आखिरी में बेचारी अरुणा को अपनी माँ विनीता की शादी का लहंगा पहनना पड़ता है। देखते ही देखते शादी निपट जाती है और सुलेखा अपनी बहू शिवन्या के साथ वापस घर लौट आती है। हे भगवान, कितनी विचित्र बात है, किसी ने दुल्हन का लहंगा ही चुरा लिया। आखिर ऐसी हरकत कौन कर सकता है? सुलेखा ये कह रही होती है कि तभी शिवन्या मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन सोचती है, अरे माँ जी, आपको क्या पता, ऐसा महान काम सिर्फ इस दुनिया में एक ही लड़की कर सकती है और वो खुद आपकी बहू है। मैंने ही तो उस बेचारी का लहंगा चुराया था। आखिर इतना खूबसूरत लहंगा मैं छोड़ भी कैसे सकती थी? अरे बहू, यहाँ खड़ी खड़ी मुस्कुरा क्यों रही है? जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ माँ जी। शिवन्या अपनी सास सुलेखा को एक गिलास पानी देने के बाद अपने कामों में लग जाती है। ऐसी सुलेखा शिवन्या को अपने साथ किसी भी शादी में लेकर जाती। शिवन्या दुल्हन का लहंगा ही चुरा लेती, जिसके चलते पूरे मोहल्ले में लहंगा चोर का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन शिवन्या की सहेली की शादी होती है। शिवन्या अपनी सहेली अनुराधा के पास जाती है।
अरे अनुराधा, क्या बात है? आज तो तेरी शादी है, तेरे चेहरे पर कोई निखार नहीं दिख रहा। अरे निखार रहेगा भी कैसे? तू तो जानती है आजकल चारों तरफ खबर फैली है, जिसकी भी शादी होती है लहंगा चोर उसकी शादी में आता है और लहंगा चुरा कर ले जाता है। आखिर पता नहीं क्यों लहंगा चोर ऐसा कर रहा है। शिवन्या हंसते हुए कहती है, लगता है लहंगा चोर को लाल जोड़ा बहुत ही ज्यादा पसंद है, तभी वो लहंगा चुरा रहा है। वैसे तेरा लहंगा कहाँ है? जरा दिखा तो सही, तूने कहाँ छुपा रखा है? तभी अनुराधा अपना लहंगा निकालकर शिवन्या को दिखाती है, जिसे देखकर शिवन्या की नीयत अपने दोस्त अनुराधा के लहंगे पर भी फिसल जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर और प्यारा लहंगा है तेरा। कसम से ऐसा लहंगा तो कोई भी चुरा ले। तू अपना लहंगा संभाल कर रखियो, कहीं लहंगा चोर तेरा लहंगा चुरा कर न ले जाए। ऐसा कहकर शिवन्या बाकी के मेहमानों के पास चली जाती है और बातें करने लगती है, लेकिन शिवन्या मौका देखते ही बेचारी अनुराधा का लहंगा चोरी कर लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। रात का समय होता है। जैसे ही चोरी छुपे शिवन्या घर के अंदर घुसती है, उसके साथ सुरेखा अचानक से घर की लाइट्स ऑन करती है। अरे बहू, तू तो अपनी सहेली की शादी से कल आने वाली थी, लेकिन इतनी जल्दी और वो भी इतनी रात में कैसे आ गई? शिवन्या अपनी सास को देखकर डर जाती है और वो अपना चोरी किया हुआ लहंगा पीछे छुपाने लगती है। अरे बहू, ये तेरे हाथों में क्या है? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। सुलेखा शिवन्या के मना करने के बाद भी उसके हाथ में लहंगा देख लेती है, जिसके बाद सुलेखा को ये समझने में देर नहीं लगती कि शिवन्या ही वही चोर है जिसने अभी तक सबके लहंगे चोरी किए हैं। अरे बहू, ये तूने क्या किया? तू लड़कियों के लहंगे चोरी करती है? अरे तुझे तो शर्म करनी चाहिए। तू जानती भी है एक शादी के लहंगे से एक लड़की के कितने अरमान होते हैं। तू तो उन सभी लड़कियों के अरमान तोड़ देती है। तुझे तो अपनी बहू कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। जरा सोच, उन बेचारी होने वाली सुहागनों के दिल पर क्या बीती होगी। माँ जी, मैं क्या करूँ? मुझे लाल जोड़ा इतना पसंद है कि मुझसे रहा ही नहीं जाता और मैं उसे चोरी करने लगती हूँ। अरे बहू, तू दूसरे की सुहाग की निशानी चुरा रही है। भगवान ना करे कल को कहीं भगवान ने तेरा सुहाग ही तुझसे चुरा लिया तो क्या करेगी? अपनी सास की ऐसी बातें सुनते ही शिवन्या के हाथों से लहंगा नीचे गिर जाता है और वो अपनी सास के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं फिर दोबारा कभी किसी का लहंगा चोरी नहीं करूंगी और मैं इस लहंगे को भी वापस अनुराधा के घर छोड़ आऊंगी। ऐसा कहकर शिवन्या वापस से रोते हुए अपनी सहेली अनुराधा का लहंगा चोरी छुपे उसके घर वापस रखाती है और उस दिन के बाद से वो कभी किसी का लहंगा नहीं चुराती। सास बहू में मीठा खाने की प्रतियोगिता। रावड़ीपुर के छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें उमा अपनी बहू नीलम और अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। राजू को कैंसर था, जिसके चलते वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। वहीं दूसरी तरफ बेचारी नीलम और उमा दोनों लोगों के घर में काम करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। अरे बहू, जल्दी से खाने के लिए कुछ बना ले, बहुत जोरों से भूख लगी है। उसके बाद मुझे और तुझे लोगों के घर में काम करने के लिए भी जाना है। लेकिन माँ जी, आप तो जानती ही हो घर का राशन खत्म हो गया है। अब मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? घर में उनका एक दाना तक नहीं है। ऊपर से मेरी मालकिन तो मुझे तनख्वाह भी नहीं दे रही है। हे भगवान, ये अमीर लोगों को हम जैसे गरीब लोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। आज मैं अपनी मालकिन से जाकर तनख्वाह मांगूंगी, लेकिन मुझे पता है वह फिर से कोई ना कोई बहाना लगाकर मुझे टाल देगी। अरे माँ जी, थोड़ा सा अच्छा सोचिए। अगर पहले ही आप बुरा सोचोगी तो अच्छा कहाँ से होगा? चल बहू, ठीक है, मैं अच्छा ही सोचूंगी। चल, वैसे काम पर जाने का समय हो गया है। अब हमें काम के लिए निकलना चाहिए। दोनों सास बहू अपने अपने काम पर निकल जाती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू अपनी अपनी मालकिन के घर काम करने के बाद उनसे तनख्वाह मांगती हैं। अरे मालकिन, देखिए, एक तो मेरा बेटा कैंसर का मरीज है, ऊपर से हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। अगर आप समय पर तनख्वाह नहीं दोगे तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? मैं आपके सामने विनती करती हूँ, मुझे तनख्वाह दे दीजिए मालकिन। अरे जब देखो तुम गरीब भिखारी की तरह हाथ फैलाकर खड़े रहते हो। अरे मैंने तुझे कहा है ना कि मैं तनख्वाह दे दूंगी। तेरे साहब अभी शहर से बाहर गए हैं, पैसे उन्हीं के पास हैं। जैसे ही वह वापस लौट आएंगे तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। अपनी मालकिन का यह जवाब सुनकर बेचारी उमा चुप रह जाती है, जिसके बाद में कुछ नहीं कह पाती और अपनी मालकिन के घर के बाकी के काम करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम भी अपनी मालकिन से अपनी तनख्वाह मांगती है। मालकिन, मेरे पति बहुत बीमार हैं, ऊपर से उन्हें कैंसर भी है।
कभी भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो कभी उनकी दवाई लेकर आनी पड़ती है। यहाँ तक कि घर में अब राशन भी खत्म हो गया है। मैं ये कह रही थी कि आप मेरी तनख्वाह मुझे दे देंगी तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अगर तुम मुझसे पैसे पहले ही मांग लेती हो तो अच्छा होता, क्योंकि जो मेरे पास पैसे थे उन सभी पैसों की तो मैंने शॉपिंग कर ली। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मेरे पास है 500 का नोट है, अगर चाहिए तो बताओ। नीलम थोड़ी देर सोचती है, जिसके बाद वो अपनी मालकिन से 500 रुपए का नोट ले लेती है और अपने मन ही मन सोचती है, इन 500 रुपए से कम मेरे घर का थोड़ा बहुत तो खर्चा निकल ही जाएगा, वरना मुझे ये भी नहीं मिलेंगे। नीलम 500 रुपए ले जाती है और उन पैसों से घर का थोड़ा बहुत खाने का सामान सौदा खरीद लेती है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने घर की तरफ निकलने लगती है। तभी रास्ते में उसे उसकी सास उमा उसे नजर आती है। अरे माँ जी रुक जाइए, मैं भी चल रही हूँ घर पर। जैसे ही उमा की नजर नीलम के खाने के सामान पर पड़ती है, वो उससे कहती है, अरे बहू, लगता है तेरी मालकिन ने तुझे तनख्वाह दे दी है, तभी तू घर का राशन लेकर आई है। चलो अच्छी बात है, कम से कम अब हमें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। अरे माँ जी, अब आपको मैं क्या बताऊं, अभी मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिली। ये तो मेरी मालकिन ने मुझ पर तरस खाकर 500 रुपए दे दिए, जिसके चलते मैं थोड़ा बहुत खाने का सामान ले आई हूँ। अच्छा ये बात है, तो चल कोई नहीं बहू, कम से कम तेरी मर्जी ने तुझे थोड़े पैसे तो दे दिए, मेरी मालकिन ने तो मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। एक तो हम इतनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत का पैसा मांगते हैं इनसे, तो हमारी मेहनत का पैसा भी नहीं निकलता। दोनों सास बहू वापस घर लौट आती हैं, जिसके बाद नीलम लाए हुए सामान से खाने के लिए कुछ बना लेती है। जिसके बाद नीलम अपनी सास और अपने पति को खाना परोस देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नीलम और उमा फिर से काम पर जाने के लिए निकल पड़ती हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं मालकिन से पैसे लेकर ही रहूंगी, वरना मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगी। हाँ माँ जी, वैसे भी विक्रम जी की सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, अगर समय से दवाई नहीं दी तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी उन दोनों के साथ बहुओं को एक आदमी माइक पर जोर जोर से चिल्लाते हुए दिखाई पड़ता है, आओ आओ मिठाइयाँ खाओ और 1 लाख रुपए का इनाम जीत कर ले जाओ। जो हमारी दुकान की 100 मिठाइयाँ खाएगा वो इस चुनौती को जीत जाएगा, जिसके बाद उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आओ आओ मिठाइयाँ खाओ। ये सुनते ही दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद नीलम अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ बहू, मैं भी वही सोच रही हूँ, क्यों ना हम इस कंपटीशन को जीत जाएं। अगर हम 100 मिठाई खाकर इस कंपटीशन को जीतते हैं तो 1 लाख तुझे इनाम मिलेगा और 1 लाख रुपए का इनाम मुझे मिलेगा। तो देर किस बात की है, चलो अब हम उस आदमी के पास चलकर अपना नाम लिखवा लेते हैं। दोनों सास बहू उस आदमी के पास जाती हैं और अपना अपना नाम कंपटीशन में लिखवा देती हैं। जिसके बाद कंपटीशन शुरू होने लगता है। एक के बाद एक औरत और आदमी आते और मिठाइयाँ खाने लगते, लेकिन इतने आदमियों और इतनी औरतों के आने के बाद भी कोई भी इस कंपटीशन को जीत नहीं पाता। जैसे ही नीलम और उसकी सास उमा का नंबर आता है, वो एक दूसरे से कहती हैं, देख बहू, चाहे आज कुछ भी हो जाए, इस प्रतियोगिता को हमें जीतना ही है। इस प्रतियोगिता को हम विक्रम के नाम पर जीतेंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं पूरी 100 मिठाइयाँ खाकर ही रहूंगी। दोनों सास बहू एक एक करके मिठाइयाँ खाना शुरू करती हैं। देखते ही देखते वो माँ और नीलम अपने अपने हिस्से की 50 मिठाइयाँ खा चुकी होती हैं, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर अपने अपने हिस्से की मिठाइयाँ खा जाती हैं। जिसके बाद वो आदमी उनके पास आता है और कहता है, अरे बाप रे बाप, तुम दोनों ने तो 100 मिठाइयाँ खा ली। आज तक हमारा ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था, लेकिन तुम दोनों ने तो मिलकर पूरी 100 मिठाइयाँ खाई हैं। इसके चलते हम तुम दोनों सास बहू को 1-1 लाख रुपए का इनाम देंगे। वो आदमी दोनों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दे देता है। जिसके बाद दोनों सास बहू अपने हिस्से के पैसे लेकर वापस घर आ जाती हैं और सबसे पहले वो दोनों मिलकर विक्रम का इलाज करवाती हैं। कुछ ही समय में विक्रम कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पा लेता है और बिल्कुल पहले की तरह तरोताजा तंदुरुस्त हो जाता है। माँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कभी नहीं करूंगा। मुझे अब अपनी जान के साथ साथ अपने परिवार की भी बहुत फिक्र है। आप दोनों ने मिलकर मेरी जान बचाई, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है।
एक तरफ विक्रम नौकरी करना शुरू कर देता है तो दूसरी तरफ दोनों सास बहू मिलकर बचे हुए पैसों से अपना खुद का काम शुरू कर देती हैं। कुछ ही समय में उन दोनों सास बहू की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उनकी एक मिठाई खाने की प्रतियोगिता ने उनकी जिंदगी के सभी दुख एकदम से दूर कर दिए। अब वो दोनों सास बहू विक्रम के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सास का बहू पर दहेज अत्याचार। रमेश अपनी बेटी दिव्या की शादी पंकज नाम के लड़के से कर देता है जिसकी अच्छी खासी नौकरी थी। अपनी इकलौती बेटी की शादी में रमेश खूब पैसा खर्चा करके अपनी बेटी को पंकज को सौंप देता है और पगफेरे वाले दिन पंकज उसे लेने आता है। अरे पंकज बेटा, बहुत लाड प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। इसका ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू आने मत देना। अरे जी ससुर जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे समधन जी, आज्ञा दीजिए, चलते हैं। अरे आप मेरे बेटे को कोई तोहफा नहीं देंगे? जमाई पहली बार घर आया है। अरे ऐसा नहीं है, जमाई जी के लिए मैं घड़ी लेकर आया हूँ, महंगी कंपनी की। अरे सुबोध बेटा, जरा वो तोहफा तो लेकर आना। ये पापा। तभी सुबोध वो तोहफा लाकर पंकज को सौंप देता है। तभी समधन सरोज कहती है, अजी ये तो बड़ा आम तोहफा है। अरे कुछ सोने की अंगूठी या चैन तो देते, पहली बार आने पर जमाई को ये देते हैं क्या? अरे समधन जी, सोने की अंगूठी और चेन तो शादी में दे दी थी, इसलिए सोचा घड़ी दे दूं। हाँ, कोई बात नहीं माँ, मेरे लिए ये बहुत कीमती तोहफा है। अच्छा पापा जी, अब आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी को ले जाऊं? हाँ 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 बेटा, जरूर। तभी पंकज, दिव्या, सरोज अपने घर पहुंच जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक था, पर सरोज अकड़ कर अपनी नई बहू से बात किया करती थी। तभी सुबह के समय उससे चिल्लाकर कहती है, अरे ओ नास पीटी करम चली बेहया, सूरज सर पर चढ़ गया लेकिन तेरी चाय अभी तक नहीं आई। अरे भूखा मार डालोगी क्या? सरोज की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी दिव्या चाय नाश्ते की ट्रे लाकर कहती है, बस माँ जी, चाय लेकर आ ही रही थी मैं। अब सर पर क्या खड़ी है? जा जाकर बाकी का काम कर, या मेरे खाने पर नजर रखेगी और मेरे पेट में दर्द करवाएगी। नहीं माँ जी। ये कहकर दिव्या घर के झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। वो पोछा लगा ही रही थी कि इतने में सरोज आती है। दिव्या उसे मना भी करती है, फिर भी उसकी बात ना सुनकर वह आगे बढ़ती है और गिर पड़ती है। अरे मोरी मैया, मैं तो मर गई रे। अरे मार डाला रे। करमजली नास पीटी बेहया, मुझे जान से मारना चाहती है ना, इसलिए तूने मुझे यहाँ गिरा दिया। साजिश की है तूने मुझे मारने की। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको मना कर रही थी, पर आप फिर भी चली आई, और आपको पता तो था कि मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। करमजली नास पीटी बकवास कर रही है। ये नहीं कि मुझे उठाए, जुबान चला रही है मुझसे। बताती हूँ तुझे। नहीं माँ जी, मेरा ऐसा बोलने का कोई इरादा नहीं था। तभी दिव्या अपनी सास को उठाकर कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद खाने के समय सरोज गुस्से से दिव्या को कहती है, ये कैसा खाना बनाया है तूने, इतना नमक। अरे बीपी हाई कराकर मुझे मारना चाहती है ना? पता नहीं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जिसके लिए तुम मुझसे बदला ले रही है। अभी ब्याह होकर आई है और आते ही ऐसे कर्म। माँ जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और आपके हिसाब से ही नमक डाला है। मुझे तो ज्यादा नहीं लग रहा। मुझे उल्टा जवाब देती है, मुझसे बदतमीजी करती है। अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहते ही सरोज उसे एक तेज चांटा खींच कर मारती है। आह! माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आप मुझ पर हाथ उठा रही हैं। अब तू मुझे सिखाएगी सही क्या है और गलत क्या है। चली जा मेरे सामने से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। ये सुनकर दिव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी शाम को पंकज मुंह लटकाए नशे की धुत में लड़खड़ाते हुए आता है। तभी सरोज कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना झूम क्यों रहा है? अरे बैठ। अरे दिव्या, जल्दी से पानी लेकर आ। ये लीजिए। अरे इनकी आंखें लाल क्यों हैं? पंकज जी, क्या हुआ आपको? मेरा बिजनेस डूब गया है, दिवाला निकल गया मेरा। जाकर अपने बाप से मेरे लिए पैसे लेकर आ। शांत हो जा मेरे बच्चे। सुना नहीं तूने मेरा बेटा क्या बोल रहा है? जाकर अपने बाप से पैसे मांग, अभी कॉल कर उसे। माँ जी, मेरे पिता ने सारा पैसा मेरी शादी में लगा दिया, यहाँ तक कि आपने जो बोला, पैसे, जेवर, गाड़ी, हर डिमांड पूरी की है। अब पिताजी पर पैसा नहीं है। अपने पति के लिए तो इतना भी नहीं कर सकती और जवाब देती है? अभी बताता हूँ। तभी पंकज दिव्या को थप्पड़ मारकर घसीटते हुए कमरे में ले जाता है और बेल्ट से मारने लगता है। कल की तारीख में तू अपने बाप से पैसे नहीं लेकर आई तो इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा तुझे। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो हमारी शादी हुई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकता हूँ। बता, लाएगी कि नहीं लाएगी?
ऐसा बोलकर पंकज और दिव्या को बेल्ट से मारता है, जिसके बाद उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वह दर्द से चिल्लाती है। पंकज जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं कल पैसे लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, अगर दहेज नहीं लाई तो जानती है ना क्या करूंगा। ऐसा बोलकर वो सो जाता है और सास पीटते हुए कमरे से बाहर तमाशा देखकर कहती है, जब तक दहेज लाकर हमें और माला माल नहीं कर देगी, इसकी तो ऐसे ही अपने बेटे से खाल उधड़वाऊंगी मैं। ऐसा बोलकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सुबह सरोज उससे कहती है, तूने अपने बाप को फोन करके 5 लाख रुपए नहीं मंगवाया ना? चल फोन कर अपने बाप को। जी माँ जी। तभी वो सास के सामने अपने पिता को कॉल करती है। पापा कैसे हो आप? वो मुझे कुछ काम था। हाँ बेटा, बेझिझक बोल। और ये क्या आवाज क्यों आ रही है? तू रोई है क्या? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उनका बिजनेस ना डूब गया है, तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। आप मुझे 5 लाख रुपए भिजवा देंगे? इतने सारे पैसे? चल तू रो मत, मैं जुगाड़ करता हूँ बेटा। तभी अगले दिन सुबोध 5 लाख रुपए का बैग लेकर आता है। ले बहन, जीजाजी को ये पैसे दे दियो। ठीक है भैया। तभी सुबोध की नजर अपनी बहन के हाथ और चेहरे पर जाती है, जहां उसके मारने के निशान देखकर वो सरोज के सामने कुछ नहीं कहता और चला जाता है, पर घर आकर उसे कॉल करता है। दिव्या, तेरे शरीर पर ये निशान कैसे हैं? पंकज ने तुझ पर हाथ उठाया है क्या? कुछ नहीं भैया, वो गिर गई थी मैं, तो चोट लग गई। मैं खुश हूँ भैया। अच्छा, गैस पर खाना बन रहा है, मैं वहां जाती हूँ, बाय। कॉल काटने के बाद दिव्या फूट फूट कर रोती है। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। सोचा था शादी के बाद खुश रहूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। अपने भाई से अपनी बातें छुपानी पड़ रही हैं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। धीरे धीरे पंकज और सरोज उस पर अत्याचार करने लगते हैं और बार बार दहेज की डिमांड करते हैं। तभी एक दिन पंकज फिर से उससे दहेज मांगता है। मुझे पैसों की जरूरत है, अपने बाप से जाकर और पैसे लेकर आ। कल के कल ही मुझे पैसे चाहिए, वो भी पूरे 2 लाख रुपए। आप ये क्या बोल रही हैं? कुछ दिन पहले ही तो मैंने आपको बहुत सारे पैसे लाकर दिए हैं। क्यों बार बार मुझसे दहेज मांगते हैं आप? पिताजी पर भी कर्जा हो चुका है और भाई भी कितना मांगेगा? तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती? जाकर दहेज लेकर आ। माँ जी, वो कर्ज में डूब चुके हैं, आप दोनों समझते क्यों नहीं है? माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे पीटना पड़ेगा। तभी पंकज अपनी माँ के सामने दिव्या को बेल्ट से मारता है, उसके बाद पकड़कर खींचता है। माँ जी, इन्हें रोकिए, मुझे छोड़ दीजिए। माँ जी, आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं है? तू इसी के लायक है। पंकज उसे मार मार के अधमरी कर देता है। तभी सुबोध पुलिस लेकर वहां पहुंच जाता है और अपनी बहन को ऐसे देखकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, ये आदमी जालिम खूंखार जानवर की तरह है। देखिए इसने मेरी बहन का क्या हाल बना रखा है। वो तो अच्छा हुआ जो मुझे उस दिन शक हो गया और मैं यहाँ आ गया। कांस्टेबल, गिरफ्तार करो इसे। क्यों रे, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? अपनी मर्दानगी अपनी बीवी पर दिखाता है। थाने चल, तेरी सारी मर्दानगी उधर उतर जाएगी डंडे से पीट पीट कर। भैया अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे नहीं रहना इनके साथ। ये मुझे मार डालेंगे। बार बार दहेज मांगते हैं। पापा पर और आप पर कितना कर्ज हो गया है, और अभी भी ये दहेज ही मांग रहे थे। परेशान मत हो बहन, मैं आ गया हूँ। ऐसा केस करूंगा कि जिंदगी भर ये जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। अरे मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ मेरे बेटे को। अरे तू भी चल बुढ़िया, तुझसे तो चक्की पर आटा पिसवाना है। दहेज लेने के जुर्म में इतनी सजा मिलेगी कि दोबारा दहेज मांगना भूल जाओगे। इस तरह पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है और दहेज के केस पर कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, जिसके बाद दिव्या आत्मनिर्भर होकर अपने भाई और पिता के साथ खुशी खुशी रहती है।